मैं थोड़ी सी औपचारिकता निभा लूं। हाँ। सर आपका स्वागत है और हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाल कर हमारे साथ समय बाँटने की परमिशन दी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको और हमारी इस छोटी-सी चौकड़ी बोलिए या चौपाल बोलिए या नुक्कड़ जो भी है वो बोलिए, इसमें आपका स्वागत है। चलिए चलिए वसंत सर नमस्ते। नमस्ते। चलो भाई प्रकाश बाबू, पूज्य प्रकाश बाबू। सर 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 नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है जयंत सर, तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिंदास। मतलब हो सकता है कि जो बोले मतलब कुछ हमारे गुरुजन हैं उनसे मतलब उनके लिए रिपीटेशन हो और शायद ये भी चेक करने का मौका हो कि बच्चा जो सुना है वो कितना ग्रहण किया है। तो मजेदार बात है गुरुजनों के सामने बोलना और इससे गुरु लोग को भी थोड़ा गर्व का अनुभव होता है, चलो बच्चा कुछ कर रहा है। तो जो विषय था कला और कलाकार का दायित्व, मैंने जानबूझ करके या हम लोगों ने जानबूझ करके कि ये विषय इसलिए चुना क्योंकि अगर उसका दायित्व ही नहीं समझेंगे, अगर कोई मतलब कोई टूल्स है हमारे पास, अगर हम थिएटर को एक टूल्स की तरह देखें, टूल की तरह देखें या एक हथियार की तरह देखें, एक औजार की तरह देखें, लेकिन वो हमारे पास है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब तो यही होगा कि हवा में जो है मतलब हवाबाजी ज्यादा हो जाएगी और जो मूल काम था उस टूल का वो नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं एक चुटकुले से शुरू करता हूँ कि एक आदमी जो है वो हाथ से जो है कील ठोक रहा था, तो दूसरा दोस्त आया और बोला क्या कर रहे हो? बोला हाथ में थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं था, वो हाथ से या चम्मच से ठोकने की कोशिश कर रहा था। तो बोला क्या कर रहे हो? तो बोला कील ठोक रहे हैं। बोला अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तो दूसरे आदमी ने जो है दिमाग से कील ठोकना शुरू कर दिया। तो मतलब ये लिटरल समझने मतलब लिटरली और इस तरह से तो है कि हमें लगता है सबसे पहले कि अगर हम जिस भी विधा में हैं उसके अगर हम उस विधा में आते हैं और उस विधा को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही हम उस विधा में जाते हैं तो शुरू में तो सब ऐसे ही आते हैं जनरली, मतलब बहुत कुछ पता होता नहीं है क्योंकि समाज में थिएटर का ओरिएंटेशन कुछ है नहीं, किसी तरह की कोई पढ़ाई होती नहीं है। तो थिएटर का मतलब जनरली लोग समझते हैं नाचना, मतलब नाच गाना, जैसे हमारे यहाँ बिहार में तो अभी भी चलता है कि अब तुम नाचो गाओगे, मतलब ये होता है। तो अब ये कि नाचना गाना ही थिएटर नहीं है, मतलब नाचना गाना उसका एक पार्ट है, बाकी चीज क्या है तो वो समझना जरूरी हो जाता है। और वो जब समझ में आती है बात तभी फिर थिएटर का अर्थ फिर मतलब जो होता है कि थिएटर का अर्थ अर्थ खुलना शुरू होता है। फिर उसमें हमें भी मजा आता है, देखने वाले को भी मजा आता है और जो भी उससे जुड़े होते हैं किसी भी रूप में सबको मजा आता है। तो और नहीं तो फिर वो जो कहते हैं पैसे और एनर्जी की बर्बादी वो देखने को मिलती है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई बाहर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अद्भुत किताब है जिसको हम बोलते हैं नाट्यशास्त्र। मतलब उसमें बहुत ये इस सवाल का जवाब जो है वो पहले अध्याय में, सीधा बात है। जब मतलब जब हम ये कहते हैं नाट्योत्पत्ति का जो सिद्धांत है जो नाट्यशास्त्र में दिया हुआ है, मतलब आधुनिक लोगों तक पर आऊंगा बाद में, लेकिन पहले लगता है कि नाट्यशास्त्र में भी है यही बात है और आधुनिक लोगों ने इसी को फिर दूसरे तरह से बोला है। अब थोड़ा नाट्यशास्त्र की कहानी सबको पता है, मैं बस रिपीट कर देता हूँ कि बस कि वो जो है सतयुग, अब जो भी जैसे भी युग बांटा जाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, तो बात हो रही है कि सतयुग समाप्त होता है और त्रेता युग आरंभ हो रहा है। और आत्रेय ऋषि हैं जो भरत मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं कि
मतलब ये नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस कला की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें विस्तार से बताइए। तो वो सुनाना शुरू कर देते हैं। तो अब सुनाने के क्रम में आता है कि भाई, हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ 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 हाँ, जी आ रही डॉक्टर। आ रही है। तो सुनाने के क्रम में होता है कि नाट्य की उत्पत्ति जो है उसके पीछे जो है भाई ये था कि जो मेन रीजन है कि क्यों नाटक नामक विधा बनाना पड़ा। जब 4 वेद था ही तो एक 5वां वेद क्यों बनाना पड़ा। तो अब उसमें साफ साफ जो मतलब मतलब संस्कृत में है, हिंदी का जो रूपांतरण है वो ये है कि प्रजाजन जो है काम, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध से अभिभूत थे। और तब महेंद्र ऋषि होते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें जो मनोविनोद, मतलब मनोविनोद शब्द का जो अर्थ है बहुत व्यापक है, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है। मनो और विनोद ये 2 चीजों को जुड़ करके बना है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान। बोला हमें मनोरंजन का एक ऐसा साधन चाहिए जो सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों को देखने, सुनने और शिक्षा योग्य हो। मतलब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम थिएटर को जनरली अभी भी जो टर्म में यूज करते हैं उसमें है कि दृश्य श्रव्य माध्यम तो बोलते हैं, लेकिन मेन चीज छोड़ देते हैं वो है कि शिक्षाप्रद भी होगा। सिर्फ वो ऑडियो विजुअल मीडियम नहीं है, बल्कि वो वहां से कुछ, क्योंकि जब आदमी थिएटर में जाता है और जब थिएटर देख करके निकलता है, चाहे वो कैसा भी थिएटर, अच्छा हो बुरा हो, वो बात की बात, तो वहां से वो कुछ ना कुछ बदल के निकलता है। अब वो बदलाव बाद में है, जो बाद में सिलेबस की जिक्र भी करते हैं, वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलता है। अच्छा, ये बदलाव क्योंकि सीधा सीधा नहीं दिखता है, जैसे कोरोना हमें नहीं दिख रहा है सीधा सीधा, वो बदलाव जो है बहुत दिनों, मतलब ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं हम सबके जिंदगी में। खुद हम अपनी ही जिंदगी से उदाहरण ले तो कितना बदले हैं हम रंगमंच में आकर, रंगमंच में आने से पहले क्या जी। तो ये मुझे लगता है ये बार बार ऐड करने की जरूरत है कि देखने, सुनने और शिक्षा के योग, मतलब शिक्षा मतलब डिग्री वाली शिक्षा नहीं, वो शिक्षा जो है हम सब समझ रहे हैं कि शिक्षा का क्या होता है। अब उसमें आता है कि धर्म यशप्रद उपदेश, मतलब ये भी आता है, उसमें जुड़ता है इन सब शास्त्रों से परिपूर्ण हो। मतलब उसमें धर्म का मतलब मैं जो मतलब अभी के संदर्भ में रिलीजन से नहीं समझता हूँ, मतलब एक मानव धर्म जो होता है, मतलब एक इंसान होने का जो धर्म है। और यशप्रद मतलब आपको उसकी यश की प्राप्ति हो और उपदेश की प्राप्ति हो, और इन सब शास्त्रों से परिपूर्ण हो, और उसके बाद हर प्रकार का शिल्प हो दुनिया में। मतलब वो इसीलिए बोलते हैं कि सारी कलाओं का जो है मिश्रण है हमारे अंदर, तो वही है सारी कलाओं और सारे शिल्पों का मिश्रण। तो मैं अब ये समझता हूँ जब हम सिर्फ इतना मतलब ये 4-5 लाइनें मैंने पढ़ी, तो उसमें इतने में ही ये पता चल जाता है कि अगर हमें आर्टिस्ट कहलाना है या आर्टिस्ट होना है, आर्टिस्ट बनने की दिशा में जाना है, तो जैसे ही हम बोलते हैं कि आई एम एन एक्टर एंड आई एम ए थिएटर पर्सन एंड और आई एम ए थिएटर डिजाइनर और थिएटर, तो इतनी जिम्मेदारी तो अपने आप ही आ जाती है कि मतलब आपको जो है वो टेक्निक सीखना पड़ेगा, धर्म के मार्ग है, यश के मार्ग है, उपदेशात्मक, ये मतलब ये सारा जो मैंने अब यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है कि अच्छा, इसमें थोड़ी सी कहानी और इसमें है, आगे वो जोड़ देता हूँ कि वो हम सबको पता है कि हुआ कि भाई इसका प्रयोग कौन कर सकते हैं। तो जो हुआ कि भाई देवता लोग देवता इसके करने में असमर्थ है, मतलब असमर्थ जैसा शब्द यूज किया गया है। तो बोला कि अब इसको कौन करेगा, तो बोला उत्तम चरित्र के ऋषि, मतलब सिर्फ ऋषि उन्होंने नहीं लिखा है, लिखा है उत्तम चरित्र के ऋषि। अब ये अपने आप में बड़ा समझने वाली बात है कि भाई सिर्फ ऋषि ही वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा उत्तम चरित्र। तो मतलब ये है कि हमारा आचरण
भी थोड़ा उत्तम ही होना चाहिए, जो बाद में हम मॉडर्न में यूज भी करते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए आपको अच्छा इंसान होना चाहिए, जो बाद में इस्तेमाल भी हो। तो वही अब उत्तम चरित्र की भी बात कर रहे हैं, और जिसको सौंदर्य टेक्निक वेक्निक के पास अलावा सौंदर्य और श्रृंगार, मतलब उसको इसमें भी योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। सौंदर्य मतलब वो जो बाहरी आवरण है वो नहीं, वो जो अंदर का सौंदर्य होता है वो क्या होता है वो अपनी समझे। कि उसको डिस्क्राइब करने चलेंगे तो पता चलेगा कि पूरी जिंदगी बीत गई। जैसे बुद्ध के एक सवाल मन में आया तो पूरी जिंदगी बीत गई उनकी। तो मतलब लेकिन मोटा मोटी तौर पे कि खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन और खूबसूरती का अपना अपना एक खाली स्पेस की भी अपनी खूबसूरती है, अपना अपना डिफिनीशन, अपना अपना डिमांड और श्रृंगार। अब आता है जो मूल बात आता है जिसको हम मतलब इसके बाद जो चीज आती है जिसको हम खासतौर से हम हिंदी रंगमंच की बात करें तो उसमें दो चीजें हैं, दो धाराएं हैं, साफ साफ दो धाराएं हैं। एक कहता है कि ये एमेच्योर थिएटर, एक होता है, एक कहते हैं प्रोफेशनल थिएटर। मोटा मोटा मतलब अब दोनों के बीच अपने अपने द्वंद्व है, अपने अपने खूबियां हैं, खामियां हैं, सब कुछ है। लेकिन इन सबको तो एक चीज तो करना ही पड़ेगा जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग। कि ट्रेनिंग, अच्छा वो आप किसी ड्रामा स्कूल में जाके करें, किसी ग्रुप में करें, किसी गुरु के अंडर करें, या फिर आप दुनिया देख करके ट्रेन करें अपने आप को एकलव्य की तरह, वो डजन मतलब वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं मतलब मेरे लिए खासतौर से पर्सनली नहीं रखता है। लेकिन हम ट्रेनिंग प्रोसेस में है कि नहीं ये ज्यादा मतलब मेरे सीनियर वो कहते थे कि अगर तुमने अपनी चीज एक चीज आज नया नहीं किए हो तो मतलब कि तुम अपने आप को ट्रेंड नहीं कर रहे हो। कोई भी एक चीज अपनी लाइफ में नहीं जोड़े हो तो आज कुछ हुआ नहीं। तो ये है जी। अब इसी को मतलब ये मैं नाट्य शास्त्र का ये इसलिए सुनाया क्योंकि हम रस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी आहार्य अभिनय, ये अभिनय के प्रकार और ये सब वो सब करते हैं, लेकिन पहले अध्याय को छोड़ना नहीं है। क्योंकि पहला अध्याय ही अगर हम छोड़ देंगे तो वो सब कुछ जो है मतलब बाद में आगे जा करके मैं बताऊंगा कि उसमें भी वो भी लाइन आती है कि अगर ये सब चीजें नहीं है तो ये थिएटर मतलब एक वो मतलब एक है फिलोसफर, वो तो साहब बोलते हैं कि ये विश्व की जादूगरी है, मतलब जादूगरी कर रहे हो। बाकी उसमें क्योंकि थिएटर में थॉट भी आता है ना, विचार भी आएगा, टेक्स्ट भी आते हैं, सब टेक्स्ट भी आते हैं, मल्टी टेक्स्ट भी आते हैं, ये सब भी है। अब आते हैं कि जब ट्रेनिंग की बात होती है तो ट्रेनिंग का जो मतलब जो सर्वमान्य वो है, अब माने नहीं माने कि भाई अब ट्रेनिंग के नाम पे जैसे ही है तो आप नाट्य शास्त्र हटते हैं तो फिर आप आ जाते हैं स्टेनिस्लॉवस्की, मतलब वहीं से शुरू करते हैं, या कुछ लोग हो सकता है उससे पहले भी शुरू करते हैं, लेकिन मोटा मोटी पूरे विश्व में मान्यता ये है कि एक बार स्टेनिस्लॉवस्की को पढ़ो। या अब ठीक है पढ़ने के बाद कितना हमारे, वो तो स्टेनिस्लॉवस्की भी साफ बोलते हैं कि कोई भी सिद्धांत जो है ऐसे नहीं, मतलब वो तो यहाँ तक कहते हैं कि दरअसल स्टेनिस्लॉवस्की सिद्धांत कोई सिद्धांत ही नहीं, वो मेरा प्रैक्टिस है, इसमें से आपको जितना लेना है, जो आपके काम का आता है नहीं आता है छोड़। अब वो क्या कह रहे हैं थिएटर के बारे में, मतलब वो अभिनय तो बाद की बात है, पहले वो रंगमंच के बारे में बोल रहे हैं। स्टेनिस्लॉवस्की कह रहे हैं कि रंगमंच प्रभाव स्थापित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है जिसे सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा का केंद्र भी होना चाहिए। मतलब ये लाइन सुना जाना चाहिए, नोट किया जाना चाहिए कि जिसे सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा का केंद्र भी होना चाहिए, जो मनोरंजन के अलावा लोगों की रुचि व उनके सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास भी करेगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, मतलब उसके जो हमारे दर्शक है, या दर्शक छोड़ दिए, दर्शक तो बाद की बात है, कम से कम हमारे ग्रुप में जो आदमी जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, वहीं से शुरुआत हम करें कि मतलब हमारे लोगों का टेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, चीजें मतलब वो हो रहा है कि तो वो जब हम ग्रुप में करना शुरू करेंगे और चीजें जब टेस्ट डेवलप होना शुरू होगी, वही हमारे आर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। और जब हम अपने आर्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो दर्शकों तक रिफ्लेक्ट होगा ही होगा
कि मतलब पर्सनली मुझे इस बात से थोड़ी आपत्ति होती है कि हम जनरली मतलब अधिकतर वो ट्रेनिंग पे कम काम होता है, प्रोडक्शन पे ज्यादा काम होता है। मतलब क्वालिटी डेवलप करने पे कम काम होता है, क्वांटिटी पे कम काम, क्वालिटी पे कम काम हो रहा है। क्वांटिटी मतलब मैं ऐसे ऐसे ग्रुप को जानता हूँ भारत में जो रोज जो है 6 नाटक कर रहा है, और मतलब नुक्कड़ों पे जाकर के, हाँ 6 नाटक रोज, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है उनके पास, 200-400 लोगों की टीम है, तो सबको भेज देते हैं इधर उधर करो। तो ठीक है, मतलब मैं उससे मुझे लगता है मैं उससे प्रभावित नहीं होगा। हाँ, अगर 6 नाटकों में आपने वही स्तर मेंटेन किया तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ जो क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे नाटकों का या फिर हमारे लड़कों का जो है क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, कुछ भी एक नाटक से दूसरे नाटक में अगर 0.1% भी कुछ बढ़ रहा है, वो तभी बढ़ेगा जब हम लगातार ट्रेनिंग पे काम करेंगे। क्योंकि जब हमारा वॉरियर जो है वो तैयार ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है, वो मतलब ठीक है बंदूक थमा दिया, उसको मालूम ही नहीं है कि मौजर कैसे निकलता है, गोली कहाँ से भरी जाएगी, ये कहाँ से होगा, तब तो वो बेचारा अंधाधुंध फायरिंग करेगा। मतलब जोश तो है उसके अंदर, करने तो आया है, उसको अच्छी एक्टिंग ही करनी है। लेकिन भाई बंदूक को न टारगेट पता है न इसका रेंज पता है, तो वो चलाएगा जैसे चलाना हो, और उसमें बहुत सारे मिसफायर भी करेगा, कुछ भी करेगा। तो मुझे लगता है उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। आगे वो बोलते हैं कि जितने मतलब ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है कि कहते हैं कि जितने प्रभावशाली ढंग से रंगमंच दर्शकों को कुलीन बनाता है, उतने ही प्रभावशाली ढंग से उसे भ्रष्ट भी कर सकता है। कि कह रहे हैं कि टूल्स है आपके पास, तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप उसको करप्ट करने का करेंगे, टेस्ट जो है खराब करने का भी काम करेंगे जी। तो इसके लिए रंगकर्मियों को क्या करना चाहिए? बोला अज्ञानता, अधूरी शिक्षा, नफाखोरी आदि से के चंगुल से ऊपर उठकर सौंदर्य और सत्य का पोषक बनना होगा। मतलब ये अपने आप में बहुत अद्भुत वर्ड है कि सौंदर्य और सत्य। अब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम अपने वेद पुराण में देखेंगे तो वही है, सत्यम शिवम सुंदरम, सेम बात है। मतलब अगर हम इसे भगवान के संदर्भ में समझे ना समझे ना, लेकिन बात तो वही है कि जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। वही बात कह रहे हैं दूसरी तरफ। आगे कहते हैं कि रंगमंच एक सामूहिक कला है। मतलब ये गौर करने वाली बात है, और कुछ ज्यादा ही गौर करने वाली है, क्योंकि स्टेनिस्लॉवस्की कह रहे हैं कि किसको रंगमंच में रखना है और किसको नहीं रखना है। ये भी वो बता रहे हैं कि कौन है जो रंगमंच में आकर रंगमंच करेगा, और रंगमंच उससे रंगमंच का विकास हो सकता है, और कौन है जिनको मना कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि रंगमंच एक सामूहिक कला है और कलाकारों का काम चुनौती और जिम्मेदारी पूर्ण है। अतः यह जरूरी है कि प्रत्येक कलाकार समूह की सफलता के लिए प्रयास करे। समूह की सफलता के लिए प्रयास करें। अगर कुछ महान कलाकार समूह के सौहार्द को बनाए रखने में योगदान नहीं कर पाते हैं, तो उनका बलिदान कर देना चाहिए। मतलब अगर उनका इंडिविजुअलिज्म बहुत हावी है और वो मतलब इस तरह के इंडिविजुअल ग्रोथ और बाकी ग्रुप से उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ मैं तो आ गया, मैं तैयार हूँ, बाकी अब तुम जानो ये है, तो बोला उनका बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि वो सौहार्द जो है वो खराब करेगा। मंच पर जीवन को जीवंतता के साथ चित्रित करने के लिए नैतिक, उच्च विचार और कड़े अनुशासन का होना अनिवार्य है। हमें नैतिक भी होना होगा, हमारे विचार भी मतलब वो ऑर्थोडॉक्स विचार लेकर के हम जो है कोई महान कला नहीं रच सकते। मतलब उच्च विचार का मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि डेमोक्रेसी, कि आप न थोप रहे हैं, मतलब जबरन का कुछ नहीं, जो है सामने है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरे को भी सुन रहे हैं, और एक कलेक्टिव आर्ट है, तो क्योंकि कलेक्शन में कुछ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कड़ा अनुशासन।
मतलब कड़े अनुशासन पे तो उनका एक पूरा चैप्टर ही है कि जिसमें मतलब कड़े अनुशासन की एक बात सुना, एक ऐसे ही घटना सुनाता हूँ कि हम एनएसडी में थे और रॉब क्लियर हमारे साथ नाटक करने आए हुए थे। तो वो 2 बजे का टाइम था, तो हम पक्का 2 बजे हम पहुंचे खाना-वाना खा के। तो उन्होंने रिहर्सल करने से मना कर दिया। बोला कि 2 ओ क्लॉक चीज़ें शुरू करने का टाइम है, आपके आने का टाइम नहीं है। मतलब अब इससे हम इत्तेफ़ाक रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो अलग बात है। बोला कि आप 2 बजे आए हो, अभी बाहर का एयर लेकर के आए हो, सारा मूड आपका बाहर का है। जी, आपको जो है यहाँ आने में मतलब इस स्पेस में आने में 10 से 15 मिनट लगेगा। आप कोई जादू नहीं है आपके अंदर कि मैं घड़ी दबाऊँ और आप शुरू हो जाए। आपने ना मतलब आप मेंटली तैयार नहीं, आप फिजिकली आ गए हैं। बोला कि आगे से आपको अगर 2 बजे काम शुरू करना है तो आप 15-20 मिनट पहले आइए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए काम करने के लिए। ये नहीं कि 2 बजे। तो फिर आगे से मतलब और भी बहुत कुछ बोला था जो यहाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। मतलब अच्छे वाला डाँट सुनाया था, बहुत अच्छा वाला डाँट सुनाया था। लेकिन इससे हुआ ये कि हम सबको ये थोड़ा टाइम का भी वैल्यू पता चला। अब ये भी पता चला कि भाई 2 बजे मतलब ये मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत कमाल का शब्द था कि 2 बजे काम शुरू करना है, आना नहीं है। जी, क्योंकि उनके पास 1.5 घंटे का टाइम है। आप आए ही हैं और पूरे ग्रुप का जो है और एक लड़का जो है 2 करीब 5-7 मिनट लेट आया तो उसको उन्होंने क्या ऐसे समझाया कि बोला नहीं आप 5 मिनट लेट नहीं आए हैं। आप दरअसल 19 मतलब 20 into 5 मतलब 20 लोगों का आपने टाइम बर्बाद किया है, मतलब 100 मिनट आप लेट आए। पूरी टीम आपका वेट कर रही है। तो इस कड़े अनुशासन में मतलब की बात वो करते हैं और आगे कलाकारों की वो 2 श्रेणी बनाते हैं कि 2 तरह के कलाकार होते हैं। कहते हैं कि प्रथम श्रेणी का कलाकार रंगमंच और कला को उसी तरह प्यार करते हैं जैसे मछली पानी को। तो फिश एंड वाटर का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मछली पानी को करती है उसी तरह का प्यार करते हैं और वे कला की दुनिया में चेतन प्राप्त करते हैं। आगे कह रहे हैं कि दूसरी श्रेणी का कलाकार कला को नहीं बल्कि कलाकार के करियर को और उसकी सफलता को प्यार करता है। इस श्रेणी का जो कलाकार होता है वो मंच पर नहीं बल्कि मंच के पीछे चेतन प्राप्त करता है। मतलब उसको ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। मतलब मैं ऐसे ही एक बचकानी सी चीज सुना देता हूँ कि हम लोग जब नाटक करते शुरू में तो हम लोग को भी आदत थी कि नाटक खत्म करके कॉस्ट्यूम जल्दी से बदल के जो है ऑडिटोरियम के गेट पे खड़ा हो जाना। ऑडियंस अभी निकल ही रही है, पात्र परिचय अभी खत्म ही हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है मतलब अभी पात्र परिचय में 4 चीजें बची हुई है, तब तक जो है कुछ लोग निकल के हम बाहर खड़े। हम जो 2-4-5 थोड़े अच्छे रोल, जो लंबे रोल, अच्छे रोल तो नहीं कहने का, रोल अच्छा बुरा और छोटा बड़ा क्या होता है वो लंबाई में, मतलब वो मीटर से जब नापते हैं ना डायलॉग कि हमारा कितने मीटर का डायलॉग होगा, तो बाहर खड़े हो जाते थे। ये होता था आपको तो क्या बहुत अच्छा किए। जनरली लोग यही बोल देते हैं, जब आप सामने मिल जाएंगे तो यही बोलेंगे। अब समझ में जब आई बात कि भाई साहब ये बात परसाई जी ने समझाई। परसाई जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी शुरुआती दिनों, तो परसाई जी ने एक कमाल की बात लिखी है कि बोला कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदगियां शुभचिंतकों ने बर्बाद की। मैं बोला यार ये कौन सी बात हुई। मतलब ये आज तक तो हमने सुना है कि दुश्मनों ने और आपके जो है गाली बकने वालों ने आपकी जिंदगी, ये कह रहे नहीं, शुभचिंतकों ने सबसे ज्यादा दुनिया बर्बाद की है, वो गलत तारीफ करके, झूठी तारीफ। जी, जी, अब आदमी उसी में फूला हुआ है। हम तो मतलब हर हर शहर का, जैसे हम लोग पटना के हम तो नसीर हो गए थे। हम अपने अपने छोटे छोटे शहर में कोई नसीर हो जाता है, कोई मर्लिन ब्रांडो हो जाता है, कोई रॉबर्ट डिनेरो हो जाता है, और जब वहां से निकलते हैं तब तो लगता है कि अरे यार हम तो अपने शहर के नसीर थे, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो हमें रोल ही नहीं मिल रहा है।
या फिर मिल रहा है तो डायरेक्टर डांट सुना रहा है कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो भाई ठीक है, वहाँ अपने अपने ग्रुप में जो है डायरेक्टर के पास वो क्या है, ऑप्शन क्या है, तो आप ही हैं उसके पास, तो आप ही ओथेलो बनेंगे और आप ही जो है वो किंग लियर भी बनेंगे और आप ही वही बनेंगे। और इससे ये भ्रम हो जाना कि मतलब शेक्सपियर ने मुझे ही देख करके ये रोल लिखा था ये मतलब मैं ये बात करता हूँ। तो स्टेनिस्लॉवस्की साहब कहते हैं कि तो कह रहे हैं कि प्रथम श्रेणी के कलाकार जो हैं, जो मछली और जल की तरह जो प्यार है जिनका, तो बोला उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, वो प्रशंसनीय है। और दूसरे श्रेणी का कलाकार जो है वो निंदनीय है, तो उनकी निंदा की जानी चाहिए। मतलब उनसे आर्ट का पता नहीं कितना भला होगा, नहीं, वो उसमें इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा आती है। इसमें एक बात आती है कि कल बार बार हम लोग एक कलाकार को आत्ममुग्धता से बचना चाहिए। मैं आलोकदा का उदाहरण दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उतना उनके साथ नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने कई बार ये देखा है, मैं तीन शो देखा मैंने नट सम्राट करने के बाद। आप उनके पास जाइए, वो आपसे बात नहीं करते। हाँ, ये मेरे साथ भी एकदम नहीं, वो एकदम बात नहीं करता, कुछ नहीं। क्योंकि एक कलाकार अभी जो है, अभी वो नट सम्राट था, 1 सेकंड में आलोक चटर्जी कैसे हो सकता है? टाइम लगेगा। हाँ, आप आधे पौन घंटे बाद या 2 घंटे बाद उनके साथ बैठिए, आराम से बात करिए, वो करेंगे, शायद मतलब करेंगे भी। मैं 3 शो में रहा, तीनों शो में मैं गया मतलब उसके बाद, और मेरी इस डिसिप्लिन से मेरा परिचय है पहले से, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की कि दादा आपने अच्छे। एक जब कलाकार को ज्ञान होता है ना, तो उसको मालूम है उसने आज क्या किया है और नहीं किया है, कि वो कलाकार ही कैसा जिसको पता ही नहीं कि आपने क्या कर दिया। लेकिन तो 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन आजकल कोई अपनी गलतियों पे बात करना पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है मतलब ये मेरा स्वयं का देखा है कि अरे मैंने इतना अच्छा करा, आप एक गलती आप गिना रहे हैं, मतलब आप अपने आप को समझते क्या है डायरेक्टर बन के, इसका मतलब ये थोड़ी। आप ये देखिए ना, मैंने तालियां बटोरी जी, मतलब। हाँ तो ठीक है, उसमें तालियों का क्या है, मतलब तालियों का क्या है, ताली तो चुटकुला सुना के भी बटोरा जा सकता है, उसमें क्या है? हाँ, जैसे हम उनको कहे ना कि बेटा आपने अच्छा करा, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं, ऐसा आप तो बस जो हुआ वो नहीं देख रहे हैं और वो एक गलती को लेके बैठ गए। नहीं देखिए गीतांजलि जी, मैं ये नहीं तो क्या करते हैं लोग वो हम सबको पता है, लेकिन हमारा आर्ट क्या हुआ है वो पता चल। जैसे मैं दादा सुन रहे हैं, मतलब जैन दास सुन रहे हैं, मैं 3 शो में देखा, वो बैठ करके चुपचाप नाटक देखते हैं, अपना नाटक देखते हैं, पता नहीं कितने शो देखे। मतलब मैं अब वो हैं तो मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हजारों उदाहरण कि सामने बैठ के देखते हैं और कितना बदला है उन्होंने नाटक को। मैं पहला शो भोपाल में देखा था, दूसरा शो पटना में देखा था, तीसरा शो गया में देखा था, बदला है। तो अगर वो आत्ममुग्ध हो जाते अपनी कला को लेकर के कि मैंने जो रच दिया वो रच दिया, भाई उनकी तो पहचान ही जो है डिजाइनर के रूप में है। और आप जब वो नाटक देखिए तो उसमें मतलब वो सेट लगा सकते थे, बहुत हैवी सेट, उसको कैरी भी कर सकते, उन्हें मालूम है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे ले जाना है, सब कर सकते थे। लेकिन लगता है कि अरे जो चीज दुनिया जिसके बारे में आप वही कम है या है, तो उन्होंने ये किया। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर, बदला तभी है जब वो क्रिटिकली देख रहे हैं अपने नाटक को। क्रिटिकली नहीं देखते तो आत्ममुग्ध रहते उसी में कि हमने जो कर दिया वो कर दिया। मैं तो प्रोसेस, जब वो नाटक बन रहा था उस प्रोसेस में मतलब मैं इन सब चीजों से सीखता हूँ कि जब जब नट सम्राट बन रहा था तब हम एक ही होटल में थे, जयंता और हम। मैं भोपाल नाट्य विद्यालय के साथ काम कर रहा था। जयंता रात में बैठ के घंटों हम बातें करते रहते थे और तब पता चलता था कि कैसे कहते थे कि आज आलोक ने कमाल कर दिया यार, ये कर दिया। तो एक डायरेक्टर अपने एक्टर के काम को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित है, चीजों को लेकर के, या किसी दिन खराब हो गया, यहाँ तक कि तबीयत खराब हो रही है आलोक दा की अगर किसी दिन, तो उसको लेकर के भी वरीड। मतलब ये है सब कुछ, तो मतलब ग्रेट
मतलब देखिए हमारा काम, एक आर्टिस्ट का काम कुम्हार, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कहता है कुम्हार का काम है कि एक एक हाथ से, मतलब वो मिट्टी का घड़ा जब बना रहा होता है तो एक हाथ से पीछे जो है सपोर्ट दे रहा होता है और दूसरे हाथ से ऊपर से ठोक रहा होता है वो एक हार्ड चीज। जी तो हमको अपने आर्ट के साथ दोनों काम करना पड़ेगा, हमें क्रिटिकल भी होना है और प्यार भी करना है। मतलब ऐसे हाँ, कुछ चीजें हो, जैसे मैं एक नाटक कर रहा था तो मैं एक गाना था, मैं गा ही नहीं पाता, तो लगातार ट्राई करके करते 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 हम कर रहे हैं तो गाना वो निकल जाता था। जब वो गाना गा के निकाल देता था तब मैं ऐसे रिलैक्स हो जाता था। तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मैं वो नहीं गा पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। अगर कोई आकर के बोलता है कि आप वो वाला गाना कमाल गाए हैं और मैं उसमें जो है मैं उस बात को सत्य मान लेता हूँ, तो प्रॉब्लम मतलब नुकसान मेरा है और किसी का नहीं। हाँ, तो लेकिन आज का कलाकार अपनी गलतियों पे बात करना पसंद नहीं करता, मेरा पॉइंट ये था। देखिए हम और आप भी आज के ही हैं, जयंधा भी आज के ही हैं, तो हाँ ठीक है, मतलब हम लोग कोई 14वीं शताब्दी में थोड़ी पैदा हुए हैं, तो हम दोनों भी आप ही के आज के ही हैं, हम दोनों स्वीकार कर रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसे मतलब इसीलिए तो स्टेनिस्लावस्की को लिखना पड़ा कि 2 श्रेणी का कलाकार है, तो 2 श्रेणी हमेशा रहेगी। और हाँ, वो दूसरी वाली श्रेणी जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है, उतने नाटक, मतलब हर शहर के नाटकों में जो है उभार आता रहेगा। जैसे हम दूसरे के नाटकों को देख करके आलोचना ठीक है, अच्छी बात है। क्या एक आध कोई चीज सीखे हैं? जैसे मेरे गुरु कहते थे कि गंदा नाटक देखकर तुम ये सीखो कि गंदा नाटक होता कैसे है। कहते थे कि अगर कोई नाटक तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो करा ये बैठ करके सीखो कि ये नहीं करना है, ये करने से गंदा नाटक होता है। तो मैं बोला यार ये तो गंदे नाटक से भी सीखने को कह रहा। दिखाते थे, खुद भी बैठ के देख। बोला कि मैं जब इतना एनएसटी पास होकर के और 15 साल थिएटर करके ये गंदा नाटक 1.5 घंटे देख सकता हूँ, तो तुमने तो शुरू ही किया है अभी, क्यों नहीं देखो। मतलब डांट डांट के दिखा बैठाते थे। अच्छा, नहीं आने पे फोन भी करते थे, कहाँ हो? तो भैया आज नाटक है, तुमको मालूम नहीं है? बोला भैया बड़ा खराब, आप भी आओ, ऐसे सीधा आप भी आओ, कितना देर लगेगा आने में? तो हम लोग बोलते थे, मतलब मैं विजय भाई की बात कर रहा हूँ, विजय कुमार, तो कितना देर लगेगा? तो भैया 35 मिनट, 30 मिनट के अंदर आओ। और वो पक्का 30 मिनट के अंदर जो है वो आदमी जो है ऐसे देख, मतलब अगर 30 से 40 मिनट के अंदर आप ऑडिटोरियम में आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी जो आरती होगी वो तो कल होगी ही। और आरती तो ऐसे भी, तो मतलब ये है, ये मुझे, मैं इसको शिक्षा मानता हूँ। ये है शिक्षा कि आपको देखना है। आप कैसे बिना देखे कैसे जान जाएंगे? और कैसे मतलब श्लावनी करके जो है एक विचारक थे, उनकी एक बात मुझे बहुत बड़ी पसंद है। कहते हैं घटनाओं को लेकर बढ़ती अनभिज्ञता अन्याय को मुख्य रूप से आश्रय देती है। कि अगर हमें चीजें पता ही नहीं है, ये पता नहीं है और चीजें, या फिर हम जानबूझकर अनभिज्ञ बने हुए हैं, तो दरअसल हम अज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये चीज नहीं करना है, वो किसी के लिए, कलाकार छोड़ दीजिए, कि बतौर इंसान भी हमें नहीं करना कि। और ये थोड़ा मुश्किल काम है कि जो चीज जैसे है, मतलब ये कहना आसान है, पालन करना बहुत मुश्किल है कि जो चीज जैसी है क्या हम वो दृष्टि पैदा कर पाए हैं कि वैसी की वैसी देखने की। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती है, हमारी आस्था, मान्यता। जैसे मान लीजिए मैं एक तरह का थिएटर करता हूँ या 1-2 तरह का थिएटर करता हूँ, अब कोई एकदम अलग तरह का थिएटर करता है, तो मुझे ये बोलने का अधिकार है नहीं कि ये थिएटर है कि नहीं भाई। क्योंकि जब डांस के हजारों फॉर्म हो सकते हैं, मतलब म्यूजिक के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो थिएटर के अलग अलग फॉर्म क्यों नहीं हो सकते? होने चाहिए। मतलब हाँ ठीक, मतलब हो, और उसको उसको स्वीकार्यता और स्वीकार और नकार करने वाले हम कोई होते ही नहीं, उनको करने दीजिए। अगर उसमें दम होगा
दम होगा तो वो चीज टिकेगी, नहीं होगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हजारों लाखों चीजें हुई थिएटर में और आज भी हो रही हैं। जिस चीज में दम होता है वो परंपरा, मतलब हम प्रयोग से शुरू करते हैं, प्रयोग आगे जाकर के अगर उसमें दम होता है तो स्वीकार्यता होती है, स्वीकार होने के बाद वो परंपरा बन जाती है। जिस चीज को हम आज परंपरा कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है, वो भी कभी ना कभी प्रयोग ही होगा, प्रयोग से ही शुरू हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम सब आज संस्कृत नाटक कर रहे होते, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब सर, हमारे पास आखिरी मिनट है, यदि वीडियो कट जाए तो आप वापस से रिज्वाइन हो जाइए। अच्छा, तो अभी यहाँ पे खत्म होने वाला है। हाँ, समय खत्म होने वाला है, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, चालू रखिए अपनी बात। हाँ, तो एक कवि हैं रिल्के नाम, उनका जर्मन कवि हैं। मतलब कई बार हम लोगों को चीजें इधर उधर से भी उठानी चाहिए, मतलब जो काम की बातें हैं